तो हम बता रहे थे कि किस तरह से 2021 में 1.6 लाख यानी 1,60,000 लोगों ने इंडिया की नागरिकता सिटीजनशिप छोड़ी है। और इस साल की डेटा बात करें तो आप देख ही रहे होंगे कि 87,000 लोगों ने जून तक इंडिया की नागरिकता छोड़ी है। और ये जो ट्रेंड है ये ऑन इंक्रीजिंग साइड है, यानी हम पर्टिकुलरली 2010 के बाद देखें तो ये ट्रेंड मल्टीपोल्ड हो रहा है और हर साल अगर देखें तो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। तो इंडिया की सिटीजनशिप, पहली बात तो लोग क्यों छोड़ रहे हैं, इसके ऊपर एक इंटरमिंगलेशन करेंगे। दूसरी बात, हम पॉलिटिक्स से एक टॉपिक पढ़ेंगे आज जिसका नाम है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप में क्या क्या किस तरह से संविधान ने यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजनशिप डिफाइन करी है या डिफाइन नहीं करी है, सिटीजनशिप के क्या पैरामीटर हैं, नागरिकों को कौन कौन से अधिकार हैं, फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी जो हमारे वो इंडियंस जो बाहर जाके रह गए, बाहर जाके रहने लगे, आज वो बॉस के मालिक हैं, सुंदर पिच्चई हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिन्हें कहते हैं उनके बारे में जानेंगे। और जो एक कंसेप्ट सुना होगा आपने OCI कार्ड होल्डर यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स। अगर तो स्टार्ट करते हैं सिटीजनशिप से। पॉलिटी समझने से पहले एक चीज़ मैं आपको हमेशा कहूँगा कि लॉ इज़ अ कॉमन सेंस, लॉजिक है। और कभी भी आप लॉ को समझना चाहते हैं तो खुद को उस कुर्सी पे बैठा लीजिए जो वो लॉ बना रहा है। तो बीइंग एन इम्प्लीमेंटर एंड बीइंग ए लेजिस्लेचर यानी कानून को लगाने वाले भी आप और कानून को बनाने वाले भी आप, जब आपके दिमाग में कॉन्शियसनेस होगा तो आप पॉलिटी के कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो इसी तरह हम पॉलिटी पढ़ते हैं, अपने दिमाग में रखना है कि जब हमारा संविधान बना 26 नवंबर 1949 और कंप्लीट हुआ 26 जनवरी 1950 तक, तब पार्टीशन ऑफ इंडिया भी हुआ था 14 अगस्त में। और वो पार्टीशन की वेव चली रही थी। ईस्ट पंजाब से बहुत सारे लोग यहाँ माइग्रेट कर रहे थे, वेस्ट पंजाब से भी वहाँ माइग्रेशन हो रहा था। सेम हैपन्स विद द बंगाल। तो बहुत सारे लोगों का पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेशन हुआ। तो माइग्रेशन हुआ तो माइग्रेशन के समय पर संविधान ने आपकी सिटीजनशिप डिफाइन करी है। तो कैसे डिफाइन करी होगी और क्या बात होगी वो हम देखते हैं। तो बात ये है, अगर आप उस वक्त पे हो जब पार्टीशन ऑफ इंडिया भी हुआ है, टू एंड फ्रो भी हो रहा है, तो आप उस समय की सिटीजनशिप तो डिफाइन कर सकते हो। जब ये मूवमेंट हो ही रहा है, माइग्रेशन हो ही रहा है, लेकिन बाद की सिटीजनशिप कैसे डिफाइन करोगे? तो आप कहोगे बाद वाली जनरेशन के लिए छोड़ देते हैं, यही तो कहोगे, क्योंकि तब माइग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, माइग्रेशन चल ही रहा है। माइग्रेशन समझते हैं ना आप लोग, टू एंड फ्रो माइग्रेशन चल ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं आपसे कहूंगा कि बाद की सिटीजनशिप कैसे डिफाइन करोगे? तो आप कहोगे बाद वाली जनरेशन के लिए छोड़ देते हैं। इसलिए आर्टिकल 11 संविधान का पावर देता है पार्लियामेंट को टू डिफाइन सिटीजनशिप, और 1950 तक की सिटीजनशिप खुद डिफाइन करता है। एवरीवन, यानी आगे की जनरेशन की सिटीजनशिप डिफाइन करने के लिए आपको पावर दे दी। लेजिस्लेचर डिफाइन करेगा, पार्लियामेंट डिफाइन करेगा, और उस समय की संविधान ने डिफाइन कर दी। तो हम देखते हैं कैसे डिफाइन करी है। तो पार्ट 2 ऑफ द संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, इसका एक चैप्टर है सिटीजनशिप, नागरिकता। तो पहला आर्टिकल ये कहता है कि सिटीजनशिप क्या होगी जब ये संविधान बना है, यानी सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान बना है। और 26 नवंबर, क्योंकि मैं 26 नवंबर का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 26 नवंबर में ही सिटीजनशिप के आर्टिकल लगा दिए गए थे। 26 जनवरी 1950 तक नहीं रुके थे, समझ में आया? तो 26 नवंबर 1949 में क्या क्या हुआ तो ये बताता है, एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जब ये सब कॉन्स्टिट्यूशन लगाया गया, एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल, पॉइंट टू बी नोटेड,
डोमिसाइल, प्रमाण पत्र, निवास। निवास का और रेजिडेंस का फर्क होता है आपस में। जैसे आप जब यूएस से जाके रहते हैं तो आप नॉन एनआरआई बन गए, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन आप हो सकता है सिटीजन हो इंडिया के, बस वहां जाके रह रहे हैं। तो रेजिडेंट टेम्पोररी होता है, डोमिसाइल एक वो रेजिडेंट जो परमानेंट इन नेचर हो, यानी इंटेंशन के साथ जब आदमी किसी देश को मानता है और अपना रेजिडेंट परमानेंट करने की कोशिश करता है, उसे डोमिसाइल कहते हैं। आज भी आपको पता होगा, आप किसी भी स्टेट का डोमिसाइल बनवा सकते हैं अगर आप 5 से ज्यादा साल उस स्टेट में रहते हैं, तो यानी परमानेंट रहते हैं। वो रेजिडेंट जो परमानेंट हो उसे क्या कहते हैं? क्या बात है, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आगे चले तो ये कह रहा है कि वो हर पर्सन, पॉइंट टू बी नोटेड, जो इंडिया की टेरिटरी में रह रहा है, कब? जब उसका बॉर्न टेरिटरी ऑफ इंडिया में हुआ, यानी जब संविधान लगाया गया उस समय वो इंडिया में बॉर्न हुआ, यानी बाय बर्थ, यानी जब वो बॉर्न हुआ, जब संविधान लागू हुआ तब उसका जन्म इंडिया की टेरिटरी में हुआ था। या फिर उसके पेरेंट्स ईदर, यानी मम्मी या पापा, कोई भी हो सकता है, अंग्रेज फादर हो, मदर इंडियन हो, या अंग्रेज मम्मी हो, फादर इंडियन हो, कोई भी पेरेंट, उनका जन्म इंडिया की टेरिटरी में रहा। या फिर वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग सच कमेंसमेंट, यानी जब हमारा 26 जनवरी 1949 को ये लागू हुआ संविधान, उससे 5 साल पहले तक का उसका रेजिडेंस होना चाहिए। समझ में आया? तो उसे क्या मिलेगा? सिटीजनशिप। ठीक है, तो पहला आर्टिकल ये बात करता है कि नागरिकता कैसे मिलेगी और संविधान जब लगा है तो किन किन लोगों को नागरिकता मिलेगी। तो आर्टिकल 5 टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चले आगे फर्दर। कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान से आए, सिंपल सी बात है, माइग्रेशन चल रहा है और अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है ना। दुनिया का बिगेस्ट जीनोसाइड है। हम वर्ल्ड वार सेकेंड और वर्ल्ड वार फर्स्ट की इतनी बात करते हैं, पार्टीशन ऑफ इंडिया डॉक्यूमेंटेड नहीं हुआ, वरना दुनिया की वर्स्ट वॉर है, वर्स्ट वॉर, जहां 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए हों। अगर आपको रेलवे स्टेशन की फुटेज दिखा दी जाए, मोहल्लों की फुटेज दिखा दी जाए, तो आप देखेंगे मोहल्लों में लाश लेटी हुई है और गिद्ध इस चक्कर में बैठा है कि कब वो मरेंगे तो मैं खाऊंगा। ये पार्टीशन ऑफ इंडिया है। तो पार्टीशन ऑफ इंडिया को बस पिक्चराइज नहीं किया गया, इसलिए हम उसकी ज्यादा बात नहीं करते हैं। लेकिन समझिए, अब कुछ राइट्स ऑफ सिटीजन है जो पाकिस्तान से इंडिया आए। ठीक, बहुत सारी पंजाबी कम्युनिटी है, पंजाबी बाग है, करोल बाग है, ये वो माइग्रेटेड कम्युनिटी है। बंगाल में बहुत सारा माइग्रेशन हुआ। तो ये क्या कहता है, अब कहता है जो भी चीज आर्टिकल 5 में लिखी है उसे भूल जाओ, लेकिन अगर मतलब जो उनमें लिखी है उसे एक्सेप्शन मान ले, तो जो भी आदमी माइग्रेट हुआ है टेरिटरी ऑफ इंडिया में शैल बी डीम्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी जो भी लोग माइग्रेट हुए हैं, चाहे वो नहीं भी इंडिया की टेरिटरी में बॉर्न हुए हों, और इंडिया की टेरिटरी का मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद की टेरिटरी, हम अनडिवाइडेड टेरिटरी की बात नहीं कर रहे, अनडिवाइडेड इंडिया की बात नहीं कर रहे। तो यहां पर क्या कह रहा है कि अगर आप बॉर्न नहीं भी हुए हों, आपके दोनों पेरेंट्स भी यहां बॉर्न नहीं हुए हों, आप 5 साल से यहां नहीं भी रह रहे हो, तब भी आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। लेकिन आपको यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप एटलीस्ट आपके पेरेंट्स, यानी आपकी दूसरी पीढ़ी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, यानी आपकी तीसरी पीढ़ी,
होगा ना। जैसे ये आप हैं, ठीक है, आप और आपकी वाइफ, या छोड़ो आपको ले लेते हैं, आपके मदर और फादर, ठीक है, उनके कितने मदर फादर होंगे? 4 नहीं हो जाएंगे? उनके मदर फादर, उनके मदर फादर, उनके मदर फादर, और ये फिर 8 हो जाएंगे ग्रेट ग्रैंड फादर में। ठीक, तो मैं आपको बात कर रहा हूं आपकी सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, किसकी? सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। तो कह रहा आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स, जब 1935 का एक्ट आया था, म्यांमार भी इंडिया में था, पाकिस्तान भी इंडिया में था, गल्फ ऑफ एडन तक इंडिया की टेरिटरी थी, ठीक। तो ये कह रहा है आपके पेरेंट्स उस टेरिटरी यानी अनडिवाइडेड टेरिटरी में पैदा हुए हो। आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं। दूसरा कह रहा है इन केस जुलाई 1948, जुलाई 1948 कोई भी ऐसा पर्सन जो इस समय माइग्रेट हुआ हो और इंडिया में आकर ऑर्डिनरी रेजिडेंस हो उसका। अब ये डेट क्यों ली गई? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस समय एक ऑर्डिनेंस आया था। ऑर्डिनेंस क्या आया था कि जो माइग्रेट होके आ रहे हैं उन लोगों को इंडिया का सिटीजन माना जाए। उसकी डेट, ऑर्डिनेंस की डेट ये थी। समझ में आया? नहीं तो ऑर्डिनेंस का नाम लिख लो आप। ऑर्डिनेंस समझते हैं सब क्या होता है? ऑर्डिनेंस का मतलब अध्यादेश, ठीक है। तो लिख लो इसको आर्टिकल 6 में इनफ्लेक्स लिखो ऑर्डिनेंस का नाम। वेस्ट पाकिस्तान कंट्रोल ऑफ, यहां दिखा देते हैं, रुक जाओ, हाँ, वेस्ट पाकिस्तान कंट्रोल ऑर्डिनेंस 19 जुलाई वो डेट है। चले बेटा, समझ में आया सबको? 19 जुलाई 1948। तो ये कह रहा है, इधर आ जाओ, यही कॉन्स्टिट्यूशन ही लिखा, आर्टिकल 6 लिखा है। तो कह रहा है कि या तो आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड टेरिटरी में पैदा हुए हों, ठीक है, यानी इस एक्ट के अंदर जो इंडिया डिफाइन है उसमें पैदा हुए हों, या आप माइग्रेट होके आए हुए हों इस डेट से पहले, और गवर्नमेंट इस समय ऑर्डिनेंस लेके आई थी, ठीक। या फिर अगर आप इस डेट के बाद हुए हों, अगर आप इस डेट के बाद आए हैं तो आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा पहले। इससे पहले आए हैं, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सिटीजनशिप। इस डेट के बाद आए हैं तो क्या कराना पड़ेगा? रजिस्टर कराना पड़ेगा। कैसे रजिस्टर कराना पड़ेगा? एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय एन ऑफिसर अपॉइंटेड, यानी एक ऑफिसर होगा, उसके अपॉइंट करेगी कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उस पे अगर आप एप्लीकेशन देंगे तो जाके आपको सिटीजनशिप मिलेगा। एवरीवन, यहां तक समझ में आया? सो ऑब्वियस है, अभी तक कोई परेशानी? नेक्स्ट वो कह रहा है, एक चीज और कह रहा है, रजिस्टर आप तब करा सकते हैं, यानी आप देखिए, एक तो तब हुआ कि अनडिवाइडेड इंडिया से हुआ 1935 से पहले, और वो अनडिवाइडेड इंडिया 1935 का। उसके बाद ये कहा गया कि आप 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए हो डायरेक्ट सिटीजनशिप। 19 जुलाई 1948 क्योंकि ऑर्डिनेंस यहां पे आया था ना 19 जुलाई, इसके बाद आए हो तो रजिस्टर कराना पड़ेगा। लेकिन रजिस्टर के लिए भी आपको 6 महीने का रेजिडेंस चाहिए। जब आप एप्लीकेशन देंगे तो उससे पहले 6 महीने का रेजिडेंस होना चाहिए। समझ में आया? सो ऑब्वियस, इजंट इट? वो इसलिए है कि मन बदल गया आपका। 1948 में आ तो गए माइग्रेशन की लहर में,
और फिर आपने कहा मेरा घर तो वहां पर है, मेरी जायदाद वहां पर है, मेरा मोहल्ला वहां पर है, यहां आके तो मैं अलग सा बन गया, वहां मैं राजा था यहां रंक हो गया, मन बदल जाए। कितने देखा होगा उत्तर प्रदेश से मुसलमानों ने माइग्रेशन करा, कितना आप देखेंगे पाकिस्तान से हिंदुओं ने माइग्रेट करा, बाद में लोग उन्हें लगा कि हम तो कहीं के नहीं रहे, यहां के कुछ भी नहीं। वहां पेशावर में राज कपूर फैमिली पेशावर की है, वहां पे बहुत बड़े ट्रेडर ग्रुप हुआ करता था ये, यहां पे आके कुछ भी नहीं। तो आपका मन ना बदल जाए, इसलिए 6 महीने का विंडो है। 6 महीने पहले यहां रहो, देख लो कि सस्टेन हो सकते हो नहीं, उसके बाद रजिस्टर कराना। चले नेक्स्ट आइए आर्टिकल 7। अब हो सकता है आप पाकिस्तान चले गए हो, लेकिन आपको लगा कि दुनिया तो मेरी यहीं बसी हुई है, तो आपके लिए भी सिटीजनशिप का कुछ होना चाहिए। तो पहले आर्टिकल 6 उसकी बात करता है कि वो लोग जो पाकिस्तान से यहां आ गए, अब उनकी बात करता है जो पाकिस्तान चले गए, अब उनका मन बन रहा है इंडिया आने का। तो आर्टिकल 7 टॉक्स अबाउट राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, यानी वो लोग जो पाकिस्तान चले गए। चले बेटा सब। तो ये कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग आर्टिकल 5 and 6, यानी कह रहा बर्थ छोड़ो, 1935 छोड़ो, सब छोड़ दो। अब वो लोग जो फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान माइग्रेट कर गए थे, हाँ माइग्रेट कर गए थे पाकिस्तान, कहां से? इंडिया की टेरिटरी से। अब एक तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, लेकिन अगर वो अभी माइग्रेट होना चाहते हैं, हैज रिटर्न टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अगर इंडिया वापस आना चाहते हैं, तो उन्हें रीसेटलमेंट और परमानेंट इधर आओ, तो उन्हें रीसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा बाय अथॉरिटी ऑफ एनी लॉ। फर्दर इनके लिए भी वही है, इनके लिए भी क्या है, इन्हें रजिस्टर कराना पड़ेगा यहां पर आके, और 6 महीने रहना पड़ेगा, और 6 महीने रहने के बाद, रजिस्टर कराने के बाद इन्हें भी सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, तो वही बात लिखा है क्लॉज बी ऑफ आर्टिकल 6। क्लॉज बी ऑफ आर्टिकल 6 क्या था? ये प्रोविजो है, ये क्लॉज बी है। चले आगे, यहां तक समझ में आया सबको, एवरीवन? तो हमने आर्टिकल 7 देखा। आर्टिकल 7 किसकी बात करता है? वो लोग जो पाकिस्तान चले गए। आर्टिकल 6 किसकी बात करता है? अब वो भी लोग हो सकते हैं जो बाहर तो बसे हुए हैं। मैडम ब्लावेट्स्की तो खैर इंडिया आई थी, वो इन्हें छोड़ते हैं, इनका नाम लेते हैं बिकाजी कामा, फ्रांस। लाला हरदयाल तो खैर रहे नहीं थे तब, लेकिन हमारे रास बिहारी बोस जापान, नहीं पूरी जिंदगी जापान गुजार दी उन्होंने। लॉर्ड हार्डिंग वाले, लॉर्ड हार्डिंग पे जिन्होंने बम फेंका था, तो बहुत लोग ऐसे थे जो बाहर रहते थे, बाहर से इंडिपेंडेंस मूवमेंट को फ्यूल करते थे ना, और बहुत दिनों से रह रहे थे, वहां की सिटीजनशिप थी। वो तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, यानी वो लोग जो हमारी इंडिया के ओरिजिन है लेकिन बाहर रहते हैं। तो आर्टिकल 8 उन लोगों की बात करता है कि अब हमारा देश आजाद हो गया है, आना चाहते हो तो आ जाओ। समझ में आया? खैर आज ही काम नहीं करता, आज तो ज्यादा रहे, ठीक है, तब आने का भी माइग्रेशन था। तो आर्टिकल 8 टॉक्स अबाउट राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो ये क्या कहता है? कुछ भी जो आर्टिकल 5 में लिखा है, यानी बर्थ होना चाहिए,
पेरेंट्स होने चाहिए, इन सबको छोड़ो आप एनी पर्सन, आप सुनते रहना ये क्या कह रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड, एनी पर्सन हु और ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स और एनी ऑफ हुज ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कोई पर्सन, उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए थे, और इंडिया कौन सा इंडिया, जो 1935 में डिफाइन था, कहां कौन सा, जो 1935 में डिफाइन था, और उसका ऑर्डिनरी रिसाइडिंग जो है, ऑर्डिनरी रेजिडेंस जो है वो किसी और कंट्री में है, किसमें है, किसी और कंट्री में है। फर्दर सेल डीम टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी उसे इंडिया का सिटीजन माना जाए अगर वो अपने आप को ऐसे सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर कराना चाहता है। और कहां रजिस्टर कराएगा, जो भी इंडिया की कॉन्सुलेट है उस देश में, तो वहां जाके रजिस्टर कराएगा कि मैं इंडिया का सिटीजन बनना चाहता हूं। और उसके बाद एप्लीकेशन जब दी है तो इंडिया वो आ सकता है और यहां का सिटीजन बन सकता है। यहां पर भी वो 6 मंथ का रेजिडेंस लगेगा और यहां आओ आप सिटीजन बन सकते हो। ये इसलिए कहा गया कि वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो परिपक्व है। ठीक है, आज भी हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को इंडिया में क्यों बुलाते हैं, कि उनकी पीढ़ी गई थी गिरमिटिया की तरह, इंडेंजर लेबर, अपना घर छोड़कर बाहर जाना, वो पूरा समाज छोड़ के बाहर जाना। और कितने ही आप यूएसए और यूके चले जाइए, आप बाहर वाले ही होंगे। अरे हरियाणा में, पंजाब और राजस्थान का ही देख लो, अलग स्टेट में ही इतनी बड़ी बात हो जाती है, तो अलग कंट्री की बात कर रहे हैं। तो आप कितना ही बाहर चले जाएंगे, रहेंगे तो फिर वही कि वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो गिरमिटिया की तरह गए थे, उनकी जनरेशन ने बहुत मेहनत करी और मेहनत करके उन्हें अपने आप को परिपक्व बनाया। ऐसे लोगों को तो हर देश बुलाना चाहेगा, इंडिया ने भी बुलाना चाहा। इसलिए आर्टिकल 8 किसकी बात करता है, वो लोग जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, और इंडिया कह रहा आ जाओ, अपना संविधान बन गया है, अपना देश डेमोक्रेट हो गया है, लिबरल हो गया है, इक्वालिटी मानी जाती है, फ्रेटर्निटी है, भाईचारा है ना। चले आगे, चलिए आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 कहता है कि हमारे डुअल सिटीजनशिप नहीं हो सकती, डबल, दोहरी नागरिकता नहीं हो सकती। दोहरी नागरिकता हमारी स्टेट्स में भी नहीं है, यानी एक ही यूनियन की नागरिकता है। यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट द सिटीजन ऑफ हरियाणा और उत्तर प्रदेश। एक तो दोहरी नागरिकता यहां पे भी खत्म है। दूसरी दोहरी नागरिकता, जैसे आप मॉरिशस के भी सिटीजन हो सकते हो और इंडिया के भी सिटीजन हो सकते हो, ये मॉरिशस अलाउ कर सकता है, इंडिया अलाउ नहीं करता। आप एक ही देश के, इंडिया का कानून संविधान कहता है कि एक ही सिटीजनशिप नागरिकता हो सकती है। तो आर्टिकल 9 कहता है कि वो लोग जिन्होंने वॉलेंट्री किसी और फॉरेन स्टेट का सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है, दे आर नॉट टू बी कंसीडर सिटीजन ऑफ इंडिया। And no person shall be the citizen of India by virtue of Article 5 to be deemed to the citizen of India, और virtue of 6, 7, 8 और whatever। अगर उन्होंने पहले फॉरेन कंट्री की कर ली है तो दे आर नॉट टू बी कंसीडर सिटीजन। चले आगे। तो ये संविधान जब बना तब की बात है। आर्टिकल, आ जाओ, कब की बात है ये, संविधान जब बना। चले आगे। फर्दर ये भी कह रहा है कि ये संविधान जब बना तब की सिटीजनशिप डिफाइंड है। अब लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि आगे की जनरेशन की सिटीजनशिप कौन डिफाइन करेगा, तो इन्होंने कहा कि अभी ये मैटर सेटल्ड ही नहीं है, अभी तो इतना टू एंड फ्रो है, तो आगे के मैटर कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट। और कैसे डिफाइन करेगा, बाय लॉ। और कहा जब पार्लियामेंट लॉ डिफाइन करेगा
तो जो जो लोगों को सिटीजन माना जाता है, ठीक है, सिटीजन माना जाता है, वो उनका सिटीजनशिप राइट कंटिन्यू रहेगा। यानी जो राइट्स हमने देखे, पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाए, तो पहले के सिटीजन है उनके राइट्स कंटिन्यू रहेंगे। तो आर्टिकल 11 कह रहा है कि कौन लॉ बनाएगा टू रेगुलेट द सिटीजनशिप, आगे की लॉ जो बनाएगा वो पार्लियामेंट बनाएगा। तो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया। जब ये सिटीजनशिप का मामला, नागरिकता का मामला सेटल होने लगा 1955 तक, तो पार्लियामेंट डू मेड लॉ, उसका नाम है सिटीजनशिप एक्ट 1955। और मैं आपको बताऊं, समय समय पर नागरिकता में संशोधन की जरूरत होती है। कितनी बार माइग्रेशन होता है, कितनी बार माइग्रेशन होता है, तो उन सब के लिए इस एक्ट को ही, यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 को ही बार बार संशोधित किया गया है। संविधान संशोधित करने की जरूरत नहीं है। किस एक्ट को संशोधित करने की जरूरत है? और हाफ अ दर्जन यानी 6 बार ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट हो चुका है। लेटेस्ट तो 2019 में ही हुआ। तो हम इस एक्ट को पढ़ते हैं, इस लॉ को पढ़ते हैं, जिसका नाम है सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक। और सबसे बड़ी बात है, यही एक्ट में, ये जो 1955 का एक्ट है, इसी में आप देखेंगे, इसी में देखेंगे तो इसका सेकंड शेड्यूल में सिटीजनशिप की ओथ भी दे रखी है। ओथ का मतलब शपथ, कि जब आप यहां पे नागरिकरण होता है या फिर आप रजिस्टर करके यहां की नागरिकता लेते हैं। अभी हम देखेंगे नागरिकता कैसे कैसे ली जाती है। तो ये होता है ना, जैसे हम बाहर जाते हैं तो हम भी नागरिकता लेते हैं, हमारा देश कैसे नागरिकता देता है इसे हम देखेंगे। लेकिन जब आपने नागरिकता ली तो उसके लिए भी एक ओथ है, तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है, पैदा ही यहां हुए हो, यू आर ऑलरेडी सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन जो नागरिकता लेते हैं वो ओथ भी पढ़ते हैं। तो उनकी ओथ कोई संविधान में नहीं दे रखी है। किस में दे रखी है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है। क्या है? अपना नाम ले लो, IANB, जो भी नाम है तुम्हारा, A और है, B है, XYG है, पप्पू है, चिंकी है, पट्टू है, कोई भी नाम। डू सोलेमनी अफर्म, यानी अफर्म कह सकते हो या स्वेयर कर सकते हो भगवान की कसम, दैट आई विल बी, ये पकड़ के नहीं, संविधान की शपथ लेनी है बेशर्मो, ये पकड़ के नहीं लेनी संविधान की शपथ क्या है? दैट आई विल बियर ट्रू फेथ, यानी विश्वास रखता हूं, एलिजियंस यानी उनकी मान्यताओं को मानता हूं, एलिजियंस रखता हूं, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश, यानी जो भारत का संविधान एज बाय लॉ एस्टैब्लिश है उस पर फेथ रखता हूं, एलिजियंस रखता हूं। एंड आई विल फेथफुली ऑब्जर्व द लॉज ऑफ इंडिया एंड फुलफिल माई ड्यूटीज एज अ सिटीजन। समझ में आया? तो ये सिटीजनशिप का ओथ है। जो भी नागरिकता लेता है, जो भी आदमी नागरिकता लेता है, उसे ये ओथ लेनी पड़ती है। अब तो बात, क्वेश्चन ये आया कि नागरिकता कैसे ली जाए, नागरिकता कैसे ली जाती है? दी जाती है तो सबको पता है, दूसरे कंट्री की नागरिकता ले लो, यहां पर अपने आप हट जाएगी। तो ली कैसे जाती है? तो सबसे पहले हम देखते हैं जो इस लॉ में डिफाइंड है। बेटा किस में डिफाइंड है? लॉ में, 1955 वाले लॉ में। तो पहला ये कह रहा है कि नागरिकता कैसी ली जाए, तो कह रहा बाय बर्थ, जन्म से, है ना? किससे? जन्म से यहां पे नागरिकता ली जाती है। आप ब्यूटी देखिए भारत के संविधान की, और ब्यूटी देखिए यहां के लोगों की, कि हमारे यहां कोई भी आदमी राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो। और वो सिटीजन ऑफ इंडिया कैसे भी हो सकता है? वो एक्वायर करके भी हो सकता है, यानी आपने सिटीजनशिप ली हो। लेकिन अमेरिका में वो बाय बर्थ ही है खाली। कमला हैरिस इसलिए वाइस प्रेसिडेंट बन पाई
क्योंकि वो वहीं पैदा हुई है, और वहीं पैदा नहीं होती तो कितनी नागरिकता ले लेती, वो कभी वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन पाती। लेकिन दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कि कोई भी आदमी यहां पे नागरिकता लेकर भारतीय बन सकता है। समझ में आया क्या हुआ? तो देख तो लो, इमोशनल का है, इधर आओ। तो सिटीजनशिप में देखते हैं पहला क्लॉज क्या है, बर्थ, यानी जन्म से आप यहां के भारतीय हैं, मतलब नागरिक हैं। तो कह रहा है एक चीज आपको मैं और बताऊंगा सिटीजनशिप में, बर्थ, पहले तो भारत बड़ा बर्थ सिटीजनशिप को लेकर बड़ा, आप कह सकते हैं कि बहुत आसानी से सिटीजनशिप दे देता था। आज बर्थ को धीरे धीरे वो यहां पर इसे कठिन बना रहा है, क्योंकि बांग्लादेश से बहुत सारा माइग्रेशन होता है, नेपाल से भी माइग्रेशन होता है, पाकिस्तान से भी माइग्रेशन होता है, तमिल अगर देखेंगे जो तमिलियन श्रीलंकन पार्ट में रहते हैं उनसे भी बहुत सारा माइग्रेशन इंडिया में रहता है। तो जब इतना माइग्रेशन होता है तो इंडिया इतनी आसानी से आज बाय बर्थ सिटीजनशिप नहीं दे रहा। तो इंडिया, कंसेप्ट ऑफ इंडियन सिटीजन हैव मूव्ड फ्रॉम जस्ट सोली, जस्ट सोली का मतलब यहीं पैदा हुए हो, जस्ट सोली का मतलब यहीं पैदा हो। अमेरिका में आप वहीं पैदा हैं, तुरंत सिटीजनशिप। यूके में आप जस्ट सोली चलता है कि वहां पैदा हुए, तुरंत सिटीजनशिप। कितने मैक्सिको वाले तो भाग के आते हैं कि हम डिलीवरी यूएसए में कराएंगे, सिटीजनशिप। लेकिन इंडिया में नहीं है कि अगर आप बांग्लादेश से भाग के आए, नेपाल से भाग के आए, कि इंडिया के हॉस्पिटल में डिलीवरी कराएंगे, तो आज ये वैलिड नहीं है। समझ में आया? तो हम जस्ट सोली से अब पहुंच गए जन सेंगुनिसिस पे, यानी पहले हमारे यहां बाय बर्थ सिटीजनशिप मिल जाता था, अब बर्थ के साथ कुछ रिलेशन भी चाहिए, यानी मां या बाप इंडियन होने चाहिए। इंटरनेशनल लॉ कि फादर की यानी वालिद की जो नागरिकता है वो अपने लड़के को पास होती है, लड़कियों को पास होती है, यानी जो बच्चे हैं उन्हें पास होती है ना, ये इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है। तो बात ये है, फ्रॉम जस्ट सोलिस वी हैव मूव टुवर्ड्स जस्ट सेंगुनिस। देखें तो बाय बर्थ में अब देखो हमारा संविधान, और उसने नागरिकता बनाने की पावर किसे दी है? पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट में समय समय पर संशोधन नागरिकता कानून के करे हैं, और नागरिकता कानून करके इसे जस्ट सोली से जस्ट सेंगुनिस बना दिया। कैसे कैसे देखते हैं। तो पहला 1955 का एक्ट था, वो कहता है कोई भी आदमी जो 26 जनवरी 1950 यानी जब संविधान का इनेक्टमेंट हुआ, 26 जनवरी 1950 से लेकर ये एक संशोधन हुआ था संविधान का 1986 में, ठीक है। 26 जनवरी से 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक, 87 क्यों? क्योंकि इसके आसपास असम अकॉर्ड हुआ था। असम अकॉर्ड देखेंगे कि कैसे राजीव गांधी ने असम में जाकर एक अकॉर्ड वहां के स्टूडेंट यूनियन से एक अकॉर्ड साइन किया, और क्यों साइन किया बाद में देखेंगे। ये माइग्रेशन के कारण है। तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक अगर आप इंडिया में बॉर्न हुए हैं, आपकी पैदाइश यहां की है, तो आप इंडिया के सिटीजन हैं। जस्ट सोली इंडिया के हॉस्पिटल में पैदा होना है, बस आपकी सिटीजनशिप। इसलिए तो अफ्रीका मूल के चले जाते एकदम से, देखा होगा अमेरिका चले जाते हैं, बस हॉस्पिटल चाहिए, तुरंत सिटीजनशिप। और माँ बाप को बता दो कि भाई हम अपने बच्चे की प्रोटेक्टोरेट में रहेंगे, तो वो भी रह लेते हैं। ऐसा ही तो होता है, नहीं? कौन कौन मन बना रहा यूएस से यूके जाने का? ठीक है। तो क्या कह रहा है, इसके बीच में अगर पैदा हुए तो जस्ट सोली होगा। सॉइल, सॉइल से आता है सोली। यू आर द सन ऑफ द सॉइल एंड यू विल बी ग्रांटेड। फिर दूसरा कहता है कि अगर 1 जुलाई 1987 तक, ये अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के समय पर आया था, 2003 या 4 का संशोधन है सभी, मतलब सिटीजनशिप नागरिकता का। तो कह रहा 1 जुलाई 1987 तक से
3 दिसंबर 2004 तक अगर आप पैदा हुए हैं, यानी इनके बीच में पैदा हुए हैं, तो आपका बर्थ भी यहां का होना चाहिए। और बर्थ होने से खाली सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, मदर या फादर इंडियन होने चाहिए। तो किसी बांग्लादेश को यहां आकर किसी से शादी करनी पड़ेगी, समझ में आया, तब जाके सिटीजनशिप मिलेगी। एवरीवन, तो ये तब होगा जब बर्थ भी होगा और साथ के साथ माता या पिता, ईदर ऑफ योर पेरेंट्स शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी बात, माता या पिता में से कोई भी, अगर मान लो पापा तो इंडियन है लेकिन मदर इलीगल माइग्रेंट है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था, तो भी सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। इलीगल माइग्रेंट का मतलब होता है वो लोग जो विदाउट वीजा आ जाते हैं, विदाउट पासपोर्ट और वीजा आ जाते हैं, या फिर आपको जो ग्रांटेड टाइम है वीजा का रहने का उससे ज्यादा रहते हैं। दोनों केस में यू आर इलीगल माइग्रेंट। तो मदर या फादर आपके इंडियन होने चाहिए, और कोई भी मदर या फादर इंडियन है तो उनके काउंटर पार्ट इलीगल नहीं होने चाहिए, तभी जाके सिटीजनशिप मिलेगी। समझ में आया? तो फ्रॉम जस्ट सोली टू जस्ट, चले नेक्स्ट आइए। अब कहता है कि बर्थ तो हो गया, अब डिसेंट का मतलब होता है वंश। आपका वंश इंडिया का है, रहते तो बाहर हो लेकिन वंश इंडिया का। ठीक है, सुंदर पिक्चर, कमला हैरिस। ठीक, तो ये कहता है वंश इंडिया का है। इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए किसी के पेरेंट्स एनआरआई हैं, इंडिया के सिटीजन है लेकिन एनआरआई हैं, उनके बच्चे का जन्म मान लीजिए यूएस से हुआ या यूके हुआ, बात एक ही है दोनों में, यूएस 3rd ग्रेड कंट्री है यूएसए की। तो हम कह रहे थे कि एनआरआई है, मान लीजिए फादर। एनआरआई का मतलब ये नहीं है वहां की सिटीजनशिप ले ली, बस यहां से गए, एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडियन। ठीक है, परदेश वाले, घर आजा परदेसी, तेरे को देश बुलाए रे। तो देखो इधर एनआरआई है, उनका लड़का हुआ वहां पे या लड़की हुई वहां पर। अब जब उसके पैदा हुआ, उसके माता पिता तो इंडियन है। अगर उन्होंने 1 साल के भीतर इंडियन कॉन्सुलेट में अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करा दिया और कहा कि हम इंडियन नागरिकता रिटेन करना चाहते हैं, तो ही और सी जो पैदा हुआ है शुड बी कंसीडर एज सिटीजन ऑफ इंडिया। और अगर आपने नहीं कराया तो वो इंडियन सिटीजन नहीं माना जाएगा। खैर कौन ही तो ये कराता है, कहता गलती मैं नहीं देखूंगा शकल, दूर दूर दूर, कौन ही तो कराता है। वो तो एक एज में आ जाते हो तब आपको अपनी मिट्टी याद आती है, समझ में आया? वरना तो यहां पूजाएं अर्चनाएं हो, भेज दे बाहर एक बार, समझ में आया? तो ये कह रहा है कि आपको इंडियन कॉन्सुलेट समझते हैं ना, एम्बेसी, राजदूत, समझ में आया तुझे? पीछे बैठा है। तो इंडियन कॉन्सुलेट में जाकर 1 साल के भीतर रजिस्टर कराना पड़ेगा, और रजिस्टर नहीं कराया तो सिटीजनशिप नहीं लेंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप एक चीज और बता दूं डिसेंट में, इसमें शायद पूरे फुल लिखा नहीं है क्या? आगे लिखा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप बाहर रहे हो, बचपन में तो मम्मी पापा ने सिटीजनशिप दिलवा दी बाहर की, लेकिन वहां पर आपको इंडियन कह के चिढ़ाते हैं। कौन सी फिल्म आई थी, हाउसफुल 3, इंडियन कहती उसे बुरा लगता है ना, नहीं देखा है? बुरा मान जाता है इंडियन कह के। अब इंडियन बेवकूफ की तरह करता है। इधर आओ,
तो हो सकता मम्मी पापा ने करा दिया लेकिन आपका दिल यहां लग गया इंडिया में, ऐसा हो सकता है। तो जब 18 साल के यानी फुल एज के आप ग्रो होंगे, क्या होंगे, फुल एज के ग्रो होंगे, तो इंडिया आप आ सकते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और आपको विद इन 1 ईयर आपको यहां पर सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये भी याद रखना कि जब आप फुल एज के होते हैं 18 साल के, तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। इसे बाय रजिस्ट्रेशन कहते हैं। वैसे अभी रजिस्ट्रेशन के अलग अलग प्रक्रिया देखेंगे, लेकिन डिसेंट में ही रजिस्ट्रेशन मैंने बता दिया, जिससे कि आपको ये क्लियर हो कि 18 साल के जब हुए तब खुद का भी खुद बुद्धि होगी। उसे क्या पता इंडिया पसंद आए तो इंडिया की सरकार क्या सिटीजनशिप नहीं देगी? आप कहेंगे सिटीजनशिप के साथ रेमिटांसेस भी लेगी। किसको अच्छा दिमाग, परिपक्व वहां की यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ लड़का या लड़की, किसको पसंद नहीं है? यहां चुड़ियाला यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है वो, वहां कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ है, हर किसी को कौन चाहिए? समझ में आया? क्यों नहीं मांगेगी इंडिया? बिल्कुल मानेगी। समझ में आया? लेकिन वो आए तो उसकी मर्जी है वो। नेक्स्ट चलें, आते हैं कुछ आते हैं, आके खेती करते हैं। इधर आओ। वो है जो इंडिया में स्पिरिचुअलिटी के सर्च में आते हैं, और यहीं पे है हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी जगह है जहाँ स्पिरिचुअलिटी मिलती है, तो वहाँ चले जाते हैं। बाकी समझ तो गए होंगे। तुम लोग बड़ी कंट्रोवर्शियल बात बुलवाते हो। इधर बहुत सारी जगह है, हिमाचल में ही है, पूरी इंडिया में स्पिरिचुअलिटी पूरी जगह मिलती है, नो डाउट अबाउट इट। इधर नेक्स्ट आओ। तेज तो पूरे हो तुम लोग, समझते सब हो। नेक्स्ट आओ, बाई रजिस्ट्रेशन, यानी डिसेंट तो हो गया, वंश तो हो गया, लेकिन अब यहां की कोई नागरिकता लेना चाहे रजिस्टर करके, यानी बाहर से आया है, केन्या से बहुत आते हैं, युगांडा से, वो यहां पे आके सिटीजनशिप लेना चाहता है। कौन यूएस से कह रहा है? हमें सिटीजनशिप कह रहे हैं हम, रजिस्ट्रेशन से। तो यहां आया है और यहां आके यहां की नागरिकता लेना चाहता है। ले सकता है वो? बिल्कुल ले सकता है। जैसे हम बाहर जाके ले सकते हैं, कोई दूसरा आकर भी, बेशक वो इंडिया का सिटीजन ना हो, वो भी यहां की सिटीजनशिप ले सकता है। और कैसे कैसे ले सकता है? सबसे पहले प्राथमिकता उसे दी जाएगी जो, सबसे पहले देखो, इंडियन ओरिजिन का कोई भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो अनडिवाइडेड इंडिया में रहता हो, ठीक है, अनडिवाइडेड इंडिया में रहता हो, कोई भी इंडियन ओरिजिन पर्सन जो अनडिवाइडेड इंडिया यानी 1935 वाला इंडिया में रहता हो, वो यहां पर आकर 7 साल रहेगा, यानी वैलिड वीजा पर, इंडिया पर वैलिड वीजा पर 7 साल रहेगा बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर सिटीजनशिप। यानी आप यहां 7 साल रहेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन के बेसिस पे आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। 7 साल लेके रहना पड़ेगा, वो भी वैलिड वीजा पर, इलीगल माइग्रेंट की तरह नहीं। दूसरी चीज, मान लो प्रियंका चोपड़ा की शादी निक जोनास से हुई। क्या नाम भी याद है मुझे, तो नाम भी याद नहीं रहता। निक जोनास, यही है ना नाम? रणवीर सिंह नहीं है नाम, कुछ भी है। प्रियंका चोपड़ा की शादी निक जोनास से हुई, यानी स्पाउस ऑफ इंडियन सिटीजन। उसे भी यहाँ की नागरिकता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बशर्ते वो ले। तो स्पाउस, यानी स्पाउस का मतलब समझते हैं ना, और कोई इसलिए हिंदी बताने की जरूरत नहीं है। वो भी अगर इंडिया में, यानी मान लो प्रियंका चोपड़ा से शादी हुई है, 7 साल भारत रहता है और 7 साल के बाद यहां एप्लीकेशन करता है, तो भी उसे सिटीजनशिप मिल जाएगी। समझ में आया? नेक्स्ट क्लॉज, सारे क्लॉज एक साथ मिला दिए उन्होंने। नेक्स्ट क्लॉज सारा लिखवा देंगे और दे देंगे डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्लॉज, माइनर चिल्ड्रन था, वहां पैदा हुआ था, वहां तो आपने उसे सिटीजनशिप दिलवा दी, लेकिन अब वो उसने परदेश मूवी देख ली, डीडीएलजे देख ली,
और उसे लगा सिमरन तो इंडिया में ही मिलेगी, मान लो इंडिया आ गया वो, नहीं, अब इंडिया आ गया। इंडिया आया तो जब वो फुल कैपेसिटी का हुआ 18 साल का, उसकी बुद्धि का विकास हो गया। तो बुद्धि का जब उसका विकास हुआ और वो इंडिया आया तो भी उसे 1 साल यहां रहना पड़ेगा, एप्लीकेशन देगा और वो सिटीजनशिप ले सकता है। समझ में आया एवरीवन? नेक्स्ट, लेकिन मैं आपको बताऊं वो फुल एज और कैपेसिटी का होगा। फुल एज, ये देख लो, फुल एज और कैपेसिटी का होगा तभी उसके लिए वैलिड है। 15 साल में आएगा तो वैलिड नहीं होगा, वो वहीं का सिटीजन कंसीडर किया जाएगा जिस देश का वो सिटीजन है। अब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है भाई कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, यानी उसके ग्रेट ग्रांड फादर, कौन? ग्रेट ग्रांड फादर, मान लो ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रांड फादर, 4 जनरेशन तक देखी जाती है आपकी क्या कहते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन आपकी फादर मदर, तीसरी जनरेशन आपकी ग्रैंड फादर, चौथी जनरेशन आपकी ग्रेट ग्रांड फादर्स। ठीक है, 8 हो जाते हैं वहां तक जाते जाते। ये आपकी लीनिएज देखी जाती है। और बात यह है, मदर साइड से भी हो सकती है, फादर साइड से भी हो सकती है, इसे आपको ध्यान रखना है। जैसे कमला हैरिस को हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं, जबकि उनकी बस माँ इंडियन थी, फादर इंडियन नहीं है। समझ में आया? तो PIO ऐसे देखा जाता है एवरीवन। अगर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं और उसमें भी एक कैटेगरी होती है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की ही एक अलग सी कैटेगरी है जो बहुत विकसित देश, कुल मिला के ये देख लो, जो विकसित और विकसित देश है उनमें जो लोग हमारे इंडिया के रहते हैं उन्हें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहा गया। इसमें पाकिस्तान नहीं आता, चाइना नहीं आता, ईरान नहीं आता, म्यांमार नहीं आता, नेपाल नहीं आता, श्रीलंका नहीं आता, यानी आसपास के ये लोग नहीं आते। इसके अलावा कोई विकसित, यूरोप की बात, यूके और इन सब की बात जो कर रहे हैं उनको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहा गया है। आज PIO और OCI एक ही बात है, आज कोई डिफरेंशिएशन नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम ओवरसी लेके चलते हैं। अगर आप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं और आप इंडिया आना चाहते हैं, इंडिया की सिटीजन लेना चाहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इंडिया में रहिए, 5 साल तक रहिए, 5 साल तक रहिए। और पहले तो देखिए, बहुत आसान है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखिए बहुत आसान है, बहुत ध्यान से समझना इसे। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, 5 साल तक रहने की जरूरत नहीं, रहना तो 1 ही साल है, बहुत प्यार से समझो। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। और इसका आपने OCI कार्ड ले रखा है, मान लो कार्ड होल्डर USA का ले लेते हैं, ठीक है। ब्रोशर देखेंगे, यहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उसके बाद इसे फिल करते हैं, ठीक है, इसकी पेमेंट करते हैं, तो OCI कार्ड होल्डर है। अगर आप OCI कार्ड होल्डर हैं 5 साल पहले से, यानी 5 साल आपको कार्ड होल्ड करते हो गए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के, तो आप 1 साल आइए, रिसाइड करिए, एप्लीकेशन डालिए, सिटीजनशिप मिल जाएगी। अगर आप नहीं हैं 7 साल लगेंगे। समझ में आई बात? अगर आप OCI कार्ड होल्डर हैं, $300 USA से सरकार को भेज रहे हैं, इंडिया की डेवलपमेंट में कुछ हेल्प कर रहे हैं, 5 साल से है आपके पास, तो क्या करना पड़ेगा? इंडिया आना पड़ेगा, 1 साल रहना पड़ेगा, सिटीजनशिप ले जाओ। और नहीं है, समझ में आई बात? क्लियर है? डैम क्लियर है? चलें आगे एवरीवन। मैंने बता दिया आपको। अब
इसको भी देख लेते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम को क्या है। अब मैं आपको बताऊं, आज ये स्कीम मर्ज हो गई है, ओसीआई और पीआईओ। पहले क्या हुआ था, मैं तो आपको बस बहुत संक्षिप्त में बता दूं, क्योंकि आज तो मर्ज हो गई है, इसे पढ़ने का कोई औचित्य नहीं बनता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट निकाल लेते हैं, आ जाओ इधर देखो। तो पहले ओसीआई क्या होता था, हमने ये आया क्यों था स्कीम, ये भी बता देता हूं। 1999 में हमने ऑपरेशन शक्ति करा, पोखरण में न्यूक्लियर बॉम्ब विस्फोट किया था, टेस्ट किया था न्यूक्लियर बॉम्ब को। तो पूरी दुनिया ने, पर्टिकुलरली यूएस ने हम पे सैंक्शन लगा दिए। सैंक्शन लगा दिए तो हमारे पास बीओपी क्राइसिस होने वाला था, पैसे की कमी होती थी। तो हमने अपने बाहर वाले जो लोग, हमारे समृद्ध लोग हैं, उन्हें याद किया। और इन्हें याद कैसे किया, एक तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाकर, कि उन्हें बुलाया गया। जैसे जिस दिन गांधी जी जिस दिन आए थे इंडिया, उस दिन जनवरी का महीना था, उस दिन को हमने प्रवासी भारतीय दिवस का नाम दिया, जिस दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे। दूसरी बात, इसको हर साल प्रवासी भारतीय दिवस की तरह मनाया जाता है। और यहाँ पर बाहर से लोग बुलाए जाते हैं जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। तो इन लोगों से इंडिया की याद दिलाना और इन कहना कि आपका जो मिट्टी है यहाँ की है, यहाँ से आप गए हो, उसके लिए 2 कार्ड होल्डर का कंसेप्ट आया, जिसका नाम था पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। दोनों कार्ड थे, दोनों एक तरह के कार्ड हैं, उनका फायदा अलग अलग है। पहली बात तो दोनों में कुछ चीजें कॉमन है। जैसे कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, भूटान, श्रीलंका, नेपाल के अलावा अगर आप इंडियन हैं तो आपको पीआईओ कंसीडर किया जाएगा। ओसीआई में क्या होता था, खाली पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ दिया गया था। कहा गया था ओसीआई में खाली पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं आते, बाकी की कंट्री में आप हैं तो आपको ओसीआई कंसीडर किया जाएगा। फर्दर पीआईओ कार्ड होल्डर को कोई वीजा की रिक्वायर्ड नहीं होती थी विजिट करने के लिए। एक बार पीआईओ कार्ड बन गया तो 15 साल तक आप आ जा सकते हैं। इसमें लाइफ लॉन्ग वीजा मिलता था कि एक बार बनवा लिया, लाइफ लॉन्ग वीजा है, एक बार फीस देनी पड़ेगी आपको रजिस्ट्रेशन, लाइफ लॉन्ग वीजा है। सो एंड सो दोनों को मोदी सरकार आई और इसे मर्ज कर दिया। अब पीआईओ और ओसीआई में कोई डिफरेंस नहीं है। इतना कंफ्यूजिंग था, सरकार को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा ओसीआई है, कौन सा पीआईओ है। ठीक है, तो दोनों को अब मर्ज कर दिया गया। एवरीवन, सच बात है। चलिए, अब बस ये है कि आज जो दोनों को मर्ज किया गया है और जिसे ओसीआई कहते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, उसकी कुछ एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया ये है कि आप कोई भी कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के करीब, अच्छा ये मर्ज जो है ओसीआई और पीआईओ कार्ड 2015 में हुआ है बेटा, पॉइंट टू बी नोटेड। कब हुआ है? तो ये कहता है, सबसे सिंपल सी बात, कि ओसीआई कार्ड होल्डर का कैंडिडेचर, यानी कौन कौन लोग ओसीआई कार्ड होल्डर बन सकते हैं। तो इसके लिए कहता है कि वो लोग जो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, ऑन और बिफोर भी हो सकते हैं, ऑन भी हो सकते हैं, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के बनने के बाद या बनने से पहले, लेकिन अब वो इंडियन सिटीजन नहीं है, तो वो ओसीआई कार्ड के एलिजिबल कैंडिडेट है। ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजन। दूसरा, उनका कहना है कि जब हमारा 15 अगस्त 1947 के में जब हमारा देश आजाद हुआ, इस समय जो भी लोग 15 अगस्त 1947 के करीब जो भी पर्सन इंडिया में रहता था, इंडिया की टेरिटरी से बिलोंग करता था, उसके चिल्ड्रन, ग्रेट ग्रांड चिल्ड्रन, यानी 4 पीढ़ी तक एलिजिबल है, जो मैंने आपको बताया भी था।
आप और आपसे मतलब आपकी 4 पीढ़ी तक देखी जाएगी कि आप कोई भी इंडियन निकला तो आपको ओसीआई कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, चले आगे फर्दर। नेक्स्ट आओ। कोई भी पर्सन, ये एक और चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी पर्सन जो बांग्लादेश, पाकिस्तान इन सब से आता है, उसको ओसीआई कार्ड होल्डर देना बिल्कुल वैलिड नहीं है, उसे ओसीआई कार्ड होल्डिंग नहीं मिलेगी। ठीक, फर्दर माइनर चिल्ड्रंस को, इन्होंने लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, सुन लो बस। माइनर चिल्ड्रंस जो हैं, माइनर यानी जो छोटे बच्चे हैं जिनका 18 साल से उम्र कम है, उन्हें भी ओसीआई कार्ड होल्डर मिल सकता है। दूसरी बात, अगर इंडियन सिटीजन के कोई भी स्पाउस है, निक जोनास, उन्हें भी अगर सिटीजनशिप नहीं लेनी तो ओसीआई कार्ड होल्डिंग मिल सकती है। इसके फायदे गिनाएंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों हम कार्ड दिलवा रहे हैं। ये कोई मास्टर और वीजा कार्ड है, इसका फायदा क्या है अभी बताएंगे, रुक जाइए। तो जो स्पाउस है निक जोनास जैसे, उन्हें भी ओसीआई कार्ड होल्डर मिल सकता है। ठीक है, कोई भी माइनर बच्चे और उनके कोई भी माइनर बच्चे जिनके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन है लेकिन उन बच्चों ने वहां की नागरिकता ले लिया दूसरे देश की, उसे भी ओसीआई कार्ड होल्डर मिल सकता है। बेनिफिट क्या क्या है भाई? अच्छा, एक चीज एक्सेप्शन भी है, कुछ एक्सेप्शन ये है कि आप पाकिस्तान या बांग्लादेश से नहीं होने चाहिए, पाकिस्तान बांग्लादेश से नहीं होने चाहिए आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। दूसरी चीज, आप किसी भी कंट्री के आर्म फोर्सेस के आदमी नहीं होने चाहिए, सर्विंग भी रिटायर्ड भी, तो भी ओसीआई कार्ड होल्डिंग नहीं मिलेगी। समझ में आया? पता चला एसपी नौज करने आया है यहां पर पीआईए ओसीआई लेकर, तो उसे भी ओसीआई कार्ड होल्डिंग नहीं मिलेगी। बेनिफिट क्या क्या है इसके? मल्टीपल एंट्री, लाइफ लॉन्ग वीजा, बार बार आओ बार बार जाओ, ताजमहल देख के जाओ, यहां रेमिटांसेस भर के जाओ। समझ में आया? बार बार आओ बार बार जाओ, मल्टीपल एंट्री, लाइफ लॉन्ग वीजा। दूसरा कहा गया इधर आ जाओ, एक्सेप्शन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विद फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स फॉर एनी लेंथ ऑफ पीरियड इन स्टे इन इंडिया। पहले क्या होता था, हर 1 साल के अंदर आपको फॉरेनर और रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस होते हैं, वहां पर जाकर आपको बार बार वीजा रिन्यू कराना होता था। वो बुलाता था, लाइन में लगते थे और रिन्यू कराते थे। अब उन्होंने कहा अब इसे शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास ओसीआई है तो आपको इस FRRO ऑफिस पे जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे लाइसेंस बनाते हो ना RTO पर, वैसी वीजा रिन्यू होता है इस ऑफिस पे, FRRO पे। समझ में आया? नेक्स्ट कहा गया कि अगर आपके पास ओसीआई कार्ड होल्डर है तो आपको जिस तरह से NRI, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया को जो जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं आपको भी मिलेगी, चाहे वो इकोनॉमिक स्फीयर में हो, फाइनेंशियल हो, एजुकेशन हो। बस आप 2 तरह की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, प्लांटेशन प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी। बाकी आप एग्रीकल्चर और प्लांटेशन नहीं खरीद सकते, कमर्शियल बिल्डिंग खरीद सकते हैं। ठीक है, जैसे NRI को मिलती है वैसी ओसीआई कार्ड होल्डर्स को भी मिलेगी। बस एग्रीकल्चर की भूमि नहीं खरीद सकते, पता चला पूरा चुरियाला गांव खरीद लिया, कह रहा आपसे हमारा वर्चस्व है, पैसा ज़्यादा है उसके पास। समझ में आया क्या कह रहा हूँ? मुआवजा आ गया उस गांव में, 1 इंच ज़मीन नहीं खरीद पाएगा। चलो देखो मुआवजे वालों की शक्ल। आज नेक्स्ट आओ,
फर्दर इन लोगों को टीचिंग फैकल्टी के लिए आईआईटी, आईआईएम्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाने का मौका मिल सकता है, मतलब दिया जाएगा अगर ये चाहते हैं पढ़ाना। ठीक है, तो ये भी इनके लिए एक अच्छी बात है। फर्दर इन्हें जैसे डोमेस्टिक विजिटर से चार्ज लिए जाते हैं वैसे ही इन्हें लिए जाएंगे। जैसे आपने देखा हो फॉरेनर्स के लिए अलग चार्ज होते हैं, एयर ट्रैफिक भी बहुत महंगा होता है उनके लिए। तो जैसे डोमेस्टिक लोगों के लिए जो एयर ट्रैफिक के टैरिफ है यानी टैक्सेस हैं, वही टैक्सेस इन पे भी लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे कि गोरा देखकर 5 रुपए की चीज 500 में बेच दी, तो वो नहीं होगा। इन्हें भी इंडियन माना जाए। खैर लगते भी शकल से इंडियन ही है, तो समझ जाएगा कि यहीं का है, चुरियाला का। 5 रुपए की चीज 2 रुपए में खरीदेगा। ठीक है, खैर इंडिया में मन बना के आते हैं, बार्गेनिंग करनी है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है इंडियन को इंडियन ही बेवकूफ बना सकता है, इंडियन नहीं बना। चलो नेक्स्ट आओ। तो ये ओसीआई कार्ड होल्डर था। 2021 में कुछ चेंज करे हैं सरकार ने ओसीआई कार्ड होल्डर को लेकर, वो चेंजेस भी थोड़ा बहुत देख लें तो हमारी थोड़ी परेशानी हल्की हो जाएगी। एक तो ये है कि अगर आपको एड्रेस चेंज कराना है और जहां आप रहते हैं वो चेंज कराना है तो आपको FRRO जो ऑफिस है वहां पे नोटिफाई कराना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। जितना भी रिसर्च या कोई मिशनरी वर्क कर रहे हैं, यानी कोई धर्म फैला रहे हैं, ठीक है, कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, माउंटेन का एक्सपीडिशन कर रहे हैं, पता चला सियाचिन की फोटो ले आया, जर्नलिज्म कर रहे हैं, तबलीगी जमात, जो आपने सुना होगा तबलीगी एक कॉन्फ्रेंस को जमात कहते हैं, तबलीगी एक ग्रुप है। तो मान लो जमात का कोई काम कर रहे हैं तो भी आपको सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। फर्दर कोई भी एरिया जो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट में आता, PAP, मान लो संसद है चाहे राष्ट्रपति भवन है, इनके लिए अलग से आपको परमिट लेना पड़ेगा, क्योंकि इन एरिया ये रेस्ट्रिक्टेड है बाय द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं आप OCI कार्ड होल्डर लेकर पता चला पूरा राष्ट्रपति भवन घूम आए, साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक सब देख आए। ठीक है, कुछ राइट्स है जो इन्हें नहीं दिए गए हैं। एक तो एग्रीकल्चर और प्लांटेशन की भूमि नहीं खरीद सकते, जमीन नहीं खरीद सकते। दूसरा, राइट टू वोट नहीं कर सकते, यानी निर्वाचन का कोई अधिकार नहीं है, ये होना भी नहीं चाहिए है। दूसरा, कोई इलेक्शन जब वोट ही नहीं दे सकते तो कंटेस्ट कैसे कर सकते हैं इलेक्शन। दूसरी बात, कोई भी सिविल सर्विस की जॉब नहीं ले सकते, ये नहीं UPSC दे दिया, वो भी नहीं कर सकते। आप जज नहीं बन सकते और ये सब चीजें, आप वो जज नहीं बन सकते, सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते अगर आपके पास OCI कार्ड होल्डिंग है। ठीक है।